वंदे मातरम बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 7 महात्मा के मार्ग पर एक भाग 2 के अंतर्गत आगे की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पता है कि भाग 1 के अंतर्गत आपकी ऑनलाइन क्लास ली गई थी, जिसमें आपको कुछ जो महात्मा के मार्ग पर भाग 1 है, इसके अंतर्गत कुछ जानकारी दी गई थी कि किस प्रकार से कौन कौन से सत्याग्रह हुए। आगे देखते हैं कि भाग 2 के अंतर्गत और क्या जानकारी दी गई है। पहले पढ़ेंगे, फिर बाद में समझने की कोशिश करेंगे। जालियनवाला बाग का हत्याकांड 1919। देखिए कि जालियनवाला जो बाग है, वहाँ का जो हत्याकांड था सन 1919 के अंतर्गत का, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करते हैं। रोलेट एक्ट के विरोध में 30 मार्च और 6 अप्रैल 1919 के दिन पंजाब में लोगों ने हड़ताल किया। अमृतसर की परिस्थिति नियंत्रण के बाहर है, ऐसा लगने पर अमृतसर को सेना के सुपुर्द कर दिया गया। देखिए, रोलेट एक्ट क्या था, तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि एक ऐसा एक्ट बनाया गया था कि किसी को कारण न बताते हुए भी उन्हें बिना कारण बताए ही किसी भी हरकत से या किसी भी बिना कारण के उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। तो ऐसा जो रोलेट एक्ट था, इसी के विरोध में कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी की कुछ गलती भी नहीं है, किसी ने किसी भी तरह का गुनाह भी नहीं किया, फिर भी आप उनको अरेस्ट कर रहे हो या गिरफ्तार कर रहे हो, वो भी किसी पूर्व कल्पना या फिर पूर्व जानकारी के बिना। किसी को भी डायरेक्ट अगर आप गिरफ्तार कर रहे हो और उसका कारण भी नहीं है, गिरफ्तार करने के पीछे कुछ कारण भी नहीं है, तो ऐसा जो एक्ट था उसे रोलेट एक्ट कहा गया है। तो ये रोलेट एक्ट के विरोध में 30 मार्च और 6 अप्रैल, देखिए 2 तारीखें हैं, कौन कौन सी, 30 मार्च और 6 अप्रैल 1919 के दिन पंजाब में लोगों ने हड़ताल की इसके विरोध में कि भाई ये जो रोलेट एक्ट है इसे हटा दीजिए। इसके विरोध में 30 मार्च और 6 अप्रैल 1919 के दिन कहाँ के लोगों ने, तो पंजाब के लोगों ने हड़ताल किया। अमृतसर की परिस्थिति नियंत्रण के बाहर है, ऐसा लगने पर अमृतसर को सेना के सुपुर्द कर दिया गया। जब अमृतसर में ऐसी परिस्थिति हो गई थी, रोलेट एक्ट के विरोध में काफ़ी हड़ताल मच गई थी, तो इस परिस्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए अमृतसर को सेना के सुपुर्द कर दिया गया। अब 13 अप्रैल वैशाखी के दिन जालियनवाला बाग में शहीदों को अंजलि देने और अपने प्रिय नेतागण डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किशलू की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया। अब देखिए कि 13 अप्रैल वैशाखी के दिन जालियनवाला जो बाग है, उस बाग में शहीदों को आदरांजलि देने के लिए और अपने प्रिय जो नेतागण थे, कौन कौन, सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किशलू, इनकी जो गिरफ्तारी की गई थी अंग्रेज सरकार द्वारा, तो उसके विरोध करने के लिए यहाँ पर एक सभा का आयोजन किया गया था। कहाँ पर, जालियनवाला बाग के अंतर्गत, जिसमें लगभग 10,000 लोग इकट्ठा हुए थे। उसमें जालियनवाले बाग में कितने लोग इकट्ठा हुए थे, तो 10,000 लोग इकट्ठा हुए थे। किस लिए हुए थे, तो जो 13 अप्रैल वैशाखी के दिन जालियनवाला बाग था, वहाँ पर शहीद जितने भी लोग शहीद हुए थे उनको आदरांजलि या श्रद्धा यानी कि उनको याद करने के लिए, उनको अंजलि देने के लिए और अपने प्रिय जो नेता थे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किशलू, इनकी जो गिरफ्तारी की गई थी अंग्रेज सरकार के सैनिकों के द्वारा, तो उसका विरोध करने के लिए भी एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें 10,000 लोग इकट्ठा हुए थे, एकत्रित हुए थे। सभा में शांत और निशस्त्र बैठे हुए लोगों पर जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के गोली चलाना शुरू कर दिया। देखिए 10,000 लोग एकदम शांति से सभा में बैठे थे और उनके पास किसी भी प्रकार के शस्त्र नहीं थे। सभा में वो शांत और निशस्त्र बैठे हुए थे, और तभी जो जनरल थे तब के अंग्रेज प्रशासन के, जिनका नाम था जनरल डायर, इन्होंने बिना किसी चेतावनी के, यानी किसी भी तरह की उनको चेतावनी नहीं दी, वहाँ से हटने के लिए नहीं कहा या कोई भी पूर्व सूचना नहीं दी, और एकाएक गोली चलाना शुरू कर दिया। इस जगह पर आने जाने के लिए एक संकरा दरवाज़ा, संकरा यानी कि एक छोटा सा
जो कुछ बड़ा नहीं था, ऐसा एक ही दरवाज़ा था। जालियनवाला जो बाग है, इस बाग को एक ही दरवाज़ा था, वो भी संकरा हुआ था, यानी कि छोटा सा था। चारों तरफ ऊंची दीवारें थी, और सोचिए चारों तरफ क्या थी, तो चारों तरफ दीवारें थी। प्रवेश द्वार से सैनिकों ने गोली चलाना शुरू कर दिया। यह गोलीबारी गोलियां समाप्त होने तक चलती रही। सोचिए कि जो प्रवेश द्वार था वहाँ से ही अंग्रेज सरकार के सभी सैनिक गोली चलाते हुए ही आए, और ये गोलीबार उन्होंने कब तक चालू रखा, जब तक गोलियां उनके पास से समाप्त ना हो, ख़त्म ना हो, तब तक गोलियां चलती ही रही। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोगों की मृत्यु हुई थी। सोचिए कि एकाएक इतनी भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हुई थी। और ये जो जालियनवाला बाग अगर आप देखेंगे तो इस चित्र में दिया है, देखिए चित्र 7.3 में जालियनवाला बाग चित्र में लोग दीवारों पर बनी हुई गोलियों की निशानी बता रहे हैं कि कितनी गोलियां चली होगी। इस प्रकार यहाँ पर इतनी निशाने पड़ी हुई हैं, और वो दीवार भी देखिए कि लोग अगर निकलना भी चाहे तो नहीं निकल पाएंगे। ऐसी जगह में कितने लोग बैठे हुए थे, तो 10,000 लोग जो शांत भी बैठे थे, और उनके पास किसी भी प्रकार के शस्त्र नहीं थे कि वो अंग्रेज़ों का विरोध कर सके। और अंग्रेज सैनिकों ने जिस दरवाजे से, यानी कि एक ही दरवाज़ा था जालियनवाले बाग को निकलने के लिए, वो भी दरवाज़ा संकरा था, यानी कि छोटा था, इतना कुछ बड़ा नहीं था। और वहाँ से एकाएक अंग्रेज सरकार के जितने भी सैनिक थे उतनी गोलियां चलाते हुए अंदर आते गए, और लोगों को बेरहमी से गोलियां मारते रहे। अब ये गोलियां जब तक ख़त्म नहीं हुई तब तक वो गोलियां चलाते ही रहे। तो इसके आंकड़ेवारी जो थी सरकारी रिपोर्ट के अनुसार लगभग 379 लोगों की मृत्यु हुई थी और 1200 घायल हुए थे, यानी कि देखिए कि 379 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी, और लगभग 1200 लोग इस जालियनवाला बाग हत्याकांड में घायल हुए थे। परंतु वास्तव में यह संख्या अधिक थी, ऐसा माना जाता है। इस घटना से अब ब्रिटिश न्याय और निष्ठा में जरा भी विश्वास नहीं रहा। इतनी बेरहमी से अंग्रेज़ों ने भारतीयों को लोगों पर, इतने बड़ी मात्रा के लोगों पर और इतनी बड़ी मात्रा में गोलियां चलाई कि जिसके निशान दीवार पर भी दिखाई देते हुए इस चित्र में हमें दिखाई दे रहे हैं कि गोलियों के निशान किस प्रकार से दीवारों को चीरते हुए बाहर निकले हैं। तो सोचिए जो लोग इस हत्याकांड के शिकार हुए हैं उन पर क्या बीती होगी। आगे देखते हैं, जालियनवाला बाग हत्याकांड के दूसरे दिन भारत और इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले समाचार टिप्पणी तैयार कीजिए। यानी कि ऐसा सोचिए कि जालियनवाला बाग हत्याकांड के दूसरे दिन भारत और इंग्लैंड में जो भी प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र थे उनमें किस प्रकार की टिप्पणी तैयार की गई होगी, क्या की जा सकती है, ऐसा आपको करना है, टिप्पणी तैयार करनी है। इतना जानिए, नाइटहुड ब्रिटिश राजा या रानी द्वारा किसी व्यक्ति को असाधारण व्यक्तिगत सफलता या लोक सेवा के लिए दिया जाने वाला सम्मान है। जो नाइटहुड है ये ब्रिटिश राजा या रानी के द्वारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी असाधारण व्यक्तिगत सफलता प्राप्त करने वाले या लोक सेवा के लिए दिया जाने वाला ये सम्मान है। जालियनवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने नाइटहुड का सम्मान लौटा दिया, और जालियनवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कविवर जो थे, जो रविंद्रनाथ ठाकुर, इन्होंने इतने बड़े सम्मान को लौटा दिया था। यानी कि वो भी इस जो इतनी बड़ी मात्रा में लोगों की हत्या हुई थी जालियनवाला बाग हत्याकांड में, तो उन्होंने इतना बड़ा सम्मान उनको दिया गया था जो ब्रिटिश राजा या रानी द्वारा दिया जाता है, वो भी किस लिए, असाधारण व्यक्तिगत सफलता या लोक सेवा के लिए। तो इतना बड़ा सम्मान भी रविंद्रनाथ ठाकुर ने जालियनवाला बाग हत्याकांड का विरोध करते हुए उन लोगों को वापस कर दिया था। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है वो रविंद्रनाथ ठाकुर का है। रोलेट एक्ट सत्याग्रह ने समय लोगों ने हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत करने का प्रयास किया। देखिए, रोलेट एक्ट का सत्याग्रह के समय लोगों ने जो हिंदू मुस्लिम एकता थी उसे मजबूत करने का अधिक प्रयास किया। गांधी जी की इच्छा थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे को समर्थन दे, और गांधी जी भी ऐसा ही चाहते थे कि जो भी हिंदू मुस्लिम समाज में थे वो किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए, यानी कि न्यायपूर्ण उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे को समर्थन दे, ऐसा गांधी जी भी चाहते थे। आगे देखिए,
खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय के बाद विजेता राष्ट्रों ने पराजित तुर्की के साथ संधि किया। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ उसमें मित्र राष्ट्र तो जो थे उनकी विजय के बाद विजेता राष्ट्रों ने फिर जो पराजित तुर्की के साथ यानी कि तुर्कियों के साथ फिर उन्होंने संधि की है। इस संधि की शर्तें तुर्की के लिए कड़ी और अन्यायपूर्ण थी और जो भी शर्त उन्होंने की, किसने, मित्र राष्ट्रों ने, किसके साथ, तुर्की के साथ, क्योंकि तुर्की पराजित हो गया था युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की पराजित हो चुका था और इसी के साथ उन्होंने संधि की। अब इस संधि के अंतर्गत जो भी शर्तें मित्र राष्ट्र ने तुर्की के लिए रखी थी वो काफ़ी कड़ी थी और अन्यायपूर्ण थी, यानी कि उन पर अन्याय ही था पूरी तरह से। इस प्रकार से तुर्की के सुल्तान उस समय इस्लाम धर्म के खलीफा धर्मगुरु थे। जो तुर्की के सुल्तान थे वो उस समय इस्लाम धर्म के खलीफा यानी कि धर्मगुरु थे। संधि के अनुसार उनका खलीफा पद रद्द कर दिया गया और जो ये संधि थी मित्र राष्ट्र द्वारा तुर्की के साथ की हुई, तो इस संधि के अनुसार उनका जो खलीफा था, किसका, इस्लाम धर्म के जो धर्मगुरु थे उनका जो खलीफा था तुर्की के सुल्तान का, तो वो खलीफा पद जो था वो रद्द कर दिया गया। इस संधि का विरोध करने के लिए भारत में जो आंदोलन हुआ उसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। और तुर्की में ये सब हो रहा था, तुर्की के लोगों के साथ अन्याय हो रहा था और तुर्की के सुल्तान का जो धर्मगुरु का पद था वो हटा दिया गया था या रद्द कर दिया गया था। इसके चलते इस संधि का विरोध करने के लिए भारत में जो आंदोलन हुआ उसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। खिलाफत आंदोलन किसे कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय के बाद विजेता राष्ट्रों ने, जितने भी राज्य विजेता हुए थे उस राष्ट्रों ने पराजित तुर्की के साथ कुछ संधि की और उस संधि की शर्तें कैसी थी, तो वो कड़ी थी और अन्यायपूर्ण थी, यानी कि कहीं ना कहीं तुर्की पर अन्यायपूर्ण तरीके से उन्होंने संधि की थी। अन्यायपूर्ण और कड़ी संधि थी। और तुर्की के सुल्तान उस समय इस्लाम धर्म के कौन थे, तो खलीफा थे, यानी कि धर्मगुरु थे। तो उन्होंने संधि के अनुसार उनका खलीफा पद क्या कर दिया था, रद्द कर दिया गया। तो इस संधि का विरोध करने के लिए भारत में जो आंदोलन हुआ उसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली इस खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता थे। खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे, तो मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली इस खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता थे। गांधी जी ने इन्हें समर्थन देते हुए कांग्रेस को आग्रह किया कि पंजाब में हुए अत्याचार और खिलाफत आंदोलन के बारे में विरोध करने के लिए मिलकर अभियान चलाना तथा स्वराज्य की मांग करना। देखिए, गांधी जी ने इन्हें समर्थन देते हुए कहा, किसे, मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली की, इनकी जो खिलाफत आंदोलन थे, ये आंदोलन करने वाले नेता थे। गांधी जी ने इन्हें समर्थन देते हुए क्या कहा कि कांग्रेस को भी उन्होंने आग्रह किया कि पंजाब में जो अत्याचार हुआ और खिलाफत आंदोलन के बारे में विरोध करने के लिए हमें मिलकर अभियान चलाना चाहिए तथा स्वराज्य की मांग भी करनी चाहिए या स्वराज्य की मांग भी करना है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना समर्थन देते हुए कांग्रेस को आग्रह किया था। आगे देखिए, असहयोग आंदोलन। 1920-1922 असहयोग आंदोलन कब हुआ, तो 1920-1922। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंदू स्वराज्य 1909 में गांधी जी ने कहा कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन उनके सहयोग के कारण ही चल रहा है। यदि भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो 1 वर्ष के अंदर ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाए और स्वराज्य की स्थापना हो जाएगी। देखिए, अपनी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी हिंद स्वराज्य, जो 1909 में गांधी जी ने इसके अंतर्गत कहा था, क्या कहा था कि भारत में जो ब्रिटिश शासन है वो किसके कारण था, तो भारतीयों के सहयोग के कारण। क्या आपको पता है कि जो ब्रिटिश शासनकर्ता लोग थे वो पहले भारत में किस लिए आए थे, तो व्यापार के दृष्टिकोण से आए थे, यानी व्यापार करने के लिए आए थे। और धीरे धीरे वो भारत में भारतीय लोगों की मदद से ही उन्होंने
अपना शासन स्थापित किया था और यह शासन उनके ही सहयोग के कारण ही चल रहा था, यानी कि भारतीय लोगों के सहयोग के कारण ही अंग्रेजों का, ब्रिटिशों का शासन भारत में चल रहा था। यदि भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लेते या उनको सहयोग करना बंद कर देते तो 1 वर्ष के अंदर ही ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा और स्वराज्य की स्थापना हो जाएगी, ऐसा उसमें कहा गया था। असहयोग के विचार पर गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया और इसी के चलते असहयोग यानी कि किसी भी प्रकार का सहयोग न करना, सहायता न करना, मदद न करना के विचार पर गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया, जिसके 2 मुख्य पहलू थे। अब देखिए इस आंदोलन के मुख्य 2 पहलू कौन से थे। तो पहले पहलू में सरकारी नौकरियां, विधानसभाओं, सरकारी शिक्षा संस्थाओं, विदेशी कपड़े व माल का बहिष्कार करना। पहला जो पहलू था यानी कि असहयोग आंदोलन के असहयोग विचार पर गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया, जिसके 2 पहलू थे। उसका मुख्य पहला पहलू क्या था कि सरकारी नौकरियां, विधानसभाओं, सरकारी शिक्षा संस्थाओं, विदेशी कपड़े और माल का बहिष्कार करना चाहिए, यानी किसी भी प्रकार की अगर सरकारी नौकरी मिलती है तो उसे नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह से विधानसभा में कोई भी पद मिलता है तो वो भी नहीं स्वीकार करना चाहिए। अगर सरकारी शिक्षा संस्था में भी कोई काम मिलता है तो नहीं करना चाहिए, वो शिक्षा की संस्था को भी अपनाना नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, विदेशी कपड़ों को भी नहीं अपनाना है और माल का बहिष्कार करना है, यानी कि किसी भी तरह की से विदेशी कपड़े वो माल इस्तेमाल करना नहीं है। ये पहला मुख्य उद्देश्य था। दूसरा पहलू, जबकि रचनात्मक पहलुओं में खादी, अस्पृश्यता निवारण, हिंदू मुस्लिम एकता, शराबबंदी, स्वदेशी तथा राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार करना था। देखिए, जबकि दूसरा पहलू क्या था कि खादी के वस्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि खादी आपको पता है पूर्ण तरीके से भारत में ही बनाई जाती थी, तो भारतीय लोगों द्वारा जो खादी का कपड़ा बनाया जाता था उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर अस्पृश्यता निवारण का मतलब अस्पृश्यता निवारण, जो लोगों में भेदभाव थे, उच्च नीचता थी, वहाँ उसका निवारण होना चाहिए। फिर हिंदू मुस्लिम में जो अलग अलग भावनाएं थी वो हिंदू मुस्लिमों में एकता निर्माण होनी चाहिए। किसी भी तरह से शराबबंदी हो जानी चाहिए और स्वदेशी तथा राष्ट्रीय शिक्षा का ही प्रचार करना था, यानी कि किसी भी हालत में स्वदेशी वस्तुओं को ही अपनाना था और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार भी करना था। ये दूसरे पहलू थे। देखिए, पहला पहलू कौन सा था कि सरकारी नौकरियां, विधानसभाओं, सरकारी शिक्षा संस्थाओं, विदेशी कपड़े और माल का बहिष्कार करना, किसी भी हालत में इसका इस्तेमाल नहीं करना। जबकि दूसरा पहलू क्या था कि खादी, अस्पृश्यता निवारण, हिंदू मुस्लिम एकता, शराबबंदी, स्वदेशी तथा राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार करना था। अभी देखिए यहाँ पे चित्र दिया है 7.4। गांधी जी के साथ बातचीत करते हुए चक्रवर्ती राजगोपालचारी, वयोवृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक के सत्याग्रह के नेता को लोग राजा जी के नाम से पहचानते हैं। देखिए, गांधी जी के साथ जो बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, जिनके हाथ में कुछ पेपर्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, तो ये कौन है, तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी हैं, जो वयोवृद्ध थे। राष्ट्रवादी और दक्षिण में जो नमक के सत्याग्रह हुआ था उसके नेता को लोग राजा जी के नाम से भी पहचानते हैं। आगे देखते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि को त्याग करके दिया था, यानी कि महात्मा गांधी जी को जो उपाधि दी गई थी, कौन सी, केसरे हिंद। तो असहयोग आंदोलन की जब उन्होंने शुरुआत की तो वो शुरुआत कैसे की, तो ये जो केसरे हिंद उन्हें उपाधि दी गई थी, इस उपाधि का त्याग करके उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की। 1921-22 में आंदोलन अधिक तेजी से शुरू हुआ। देखा जाए तो 1921 से लेकर 1922 में तक यह आंदोलन अधिक तेजी से यानी कि बहुत जोर शोर से शुरू हुआ। विद्यार्थियों ने स्कूल तथा कॉलेज छोड़ दिया। इस आंदोलन का इतना प्रभाव लोगों पर पड़ा कि विद्यार्थियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया तथा कॉलेज को भी छोड़ दिया। मोतीलाल नेहरू, श्री राजगोपालचारी और आसफ अली जैसे अनेक वकीलों ने वकालत छोड़ दी। सोचिए कि मोतीलाल नेहरू जी, फिर श्री गोपालचारी और फिर आसफ अली, इसे ऐसे वकीलों ने वकालत करना भी छोड़ दिया। अधिकांशतः चुने हुए सदस्यों ने विधानसभा और स्थायी स्वराज्य की संस्थाओं में से त्याग पत्र दे दिए। असहयोग आंदोलन का देखिए किस प्रकार से प्रसाद
उमटने लगे या फिर किस प्रकार से लोगों पर प्रभाव पड़ने लगा कि विद्यार्थियों ने स्कूल जाना तथा कॉलेज को छोड़ दिया। मोतीलाल नेहरू, श्री राजगोपालचारी और आसफ अली जैसे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। फिर अधिकांशतः जो चुने हुए सदस्य थे विधानसभा के और स्थायी स्वराज्य संस्थाओं में से, तो उन्होंने क्या कर दिए, त्याग पत्र दे दिए। कितने ही सरकारी कर्मचारियों ने नौकरियां तक छोड़ दी। लोगों ने जगह जगह पर विदेशी कपड़ों को जलाना शुरू कर दिया। घर घर चरखा चलाया जाने लगा। स्वदेशी का प्रचार हुआ। काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, गुजरात विद्यापीठ जैसी राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना हुई। देखिए कि असहयोग आंदोलन से लोगों के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा कि विद्यार्थियों ने स्कूल तथा कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, श्री राजगोपालचारी, आसफ अली जैसे वकीलों ने वकालत करना छोड़ दिया। फिर जो चुने हुए सदस्य थे उन्होंने विधानसभा और स्थायी स्वराज्य संस्थाओं को त्यागपत्र दे दिए। फिर कितने ही जो लोग थे जिन्होंने सरकारी कर्मचारी थे उन्होंने अपनी अपनी नौकरियां छोड़ दी। फिर इतना ही नहीं, लोगों ने जगह जगह पर विदेशी कपड़े को जलाकर उनकी होली जला दी। फिर घर घर पर चरखा चलाए जाने लगा ताकि खादी का कपड़ा तैयार कर सके। स्वदेशी का प्रचार जोरों शोरों से होने लगा। फिर इसी के चलते देखिए काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, गुजरात विद्यापीठ जैसी राष्ट्रीय संस्थाओं की भी स्थापना हुई। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरोध में थे। महात्मा गांधी को हिंसक करना कतई पसंद ही नहीं था, तो वो हिंसक जो भी आंदोलन होते थे उनके विरोध में थे। 1922 में जब किसानों का एक समूह ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के पुलिस स्टेशन पर हमला करके आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिस वाले जीवित जल गए थे। इस कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अचानक स्थगित कर दिया। किसान अनियंत्रित नहीं हुए थे, फिर भी उनके शांतिपूर्ण सभा पर पुलिस ने गोली चलाई गई थी। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि असहयोग आंदोलन पूरी तरह से सभी जगह पे अच्छे से चल रहा था कि अचानक 1922 में जब किसानों का एक समूह ने गोरखपुर जिले में, यानी कि गोरखपुर जिला कहाँ पे आता है, तो उत्तर प्रदेश में आता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक एक पुलिस स्टेशन था। उस पुलिस स्टेशन पर हमला करके आग लगा दी थी किसानों के एक समूह ने। कब? 1922 में, जिसमें लगभग 22 पुलिस वाले जीवित जल गए थे। इस कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अचानक स्थगित कर दिया, यानी कि रुकवा दिया। किसान अनियंत्रित नहीं हुए थे, यानी कि ऐसा नहीं था कि वो पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं थे, ऐसा नहीं था। किसान अनियंत्रित नहीं हुए थे, फिर भी उनके शांतिपूर्ण सभा पर पुलिस ने गोली चलाई गई थी, पुलिसों द्वारा गोलियां चलाई गई थी। देखिए, आशा करती हूँ आपको इतना भाग अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसके आगे की जानकारी हम भाग 3 के अंतर्गत जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।